क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में हम लोग देखें कि खूब सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर किए हैं। मेनली इसमें जो 5 हेड है, कौन कौन सा हेड है इनकम टैक्स में? इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तीसरा चौथा कैपिटल गेन। ठीक है, तो सैलरीज हो गया। फिर पहले हम लोग इसको पूरा नाम बोलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, पूरा नाम क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा पीजीबीपी हो गया। ठीक है, चौथा कैपिटल गेन, लास्ट अदर, पूरा इनकम फ्रॉम अदर। तो शुरू से अब करते हैं, ये तो हो गया एक, ये 5 ब्रॉड हेड हम लोग कवर किए हैं और इससे रिलेटेड चैप्टर्स किए हैं। शुरू से क्या है, टैक्स क्या है? टैक्स एक्चुअली मॉनेटरी बर्डन है जो कौन इंपोज करती है? सरकार इंपोज करती है। तो मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे, आपको मन नहीं करना पड़ेगा, है ना? नहीं तो जेल जाओ, है ना, अलग अलग पेनाल्टी है, ये सब आप पे लगेगा। ठीक है, तो टैक्स फिर दो तरह का होता है, हम लोग देख लिए। अच्छा, ये टैक्स क्यों लेती है सरकार? पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। टैक्स कहाँ कहाँ लगता है? पर्सन्स पर लगता है, उनके प्रॉपर्टीज पे लगता है, गुड्स और सर्विसेज पे भी लगता है। क्योंकि दो तरह के टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हो गया हमारा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे जो लग रहा है, और जो पर्सन्स और प्रॉपर्टीज के ऊपर लग रहा है वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स अभी हटा दिया गया है, कैपिटल गेन्स टैक्स है। ठीक है, ये सब तो हम मेनली हम लोग को देखना होता है किस ईयर का हम लोग देख रहे हैं रूल्स, उसका तो हो सकता है कि कोई टैक्स जो पहले नहीं था अभी क्या हो जाए, वो चालू हो जाए, फिर से उस पे आपको टैक्स लगेगा। तो दो तरह का टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, खुद को ही भार उसका सहन करना पड़ता है, मतलब जो उसका पेमेंट करते हैं उन्हीं को भार उसको उठाना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स हम लोग के इनकम पे हम ही दे रहे हैं, तो क्या हो, डायरेक्ट टैक्स हो गया। क्लियर है? कैपिटल गेन टैक्स भी हम ही पेमेंट कर रहे हैं, मेरा ही कैपिटल गेन वाला कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है उस पे हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। कंपनीज है तो वो अपना कॉर्पोरेशन टैक्स या कंपनी टैक्स, उसका जितना भी टैक्स लग रहा है वो पे कर रही है पार्टनरशिप, मतलब जिसका जो टैक्स है वो डायरेक्ट लग रहा है तो वो डायरेक्ट टैक्स में आ गया, मतलब उनको इसका भार उठाना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स तो गुड्स और सर्विसेज पे लग रहा है और अल्टीमेटली पे करते जाते हैं उसको, और अल्टीमेटली कौन पे करते हैं? भार कौन उठाते हैं? कंज्यूमर, है ना? जैसे बिस्किट हम लोग खरीदते हैं तो एक्चुअली तो टैक्स हम दिए, बाकी तो क्या हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है, बीच बीच में आया मैन्युफैक्चरिंग सब उनका कलेक्ट होते जाता है, वो दूसरे पार्टी से कलेक्ट करते जाते हैं और लास्ट में पूरा भार हम लोग को उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का, जैसे डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जैसे जीएसटी हम लोग बोलते हैं ना, वैट बोलते हैं, सर्विस टैक्स तो अबॉलिश हो गया, अभी नहीं है। ठीक है, तो ये सब इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो इंपॉर्टेंट सोर्स है क्या, रेवेन्यू का, किसके लिए? सरकार के लिए, पब्लिक सर्विस देने के लिए, डिफेंस मजबूत करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, जितना भी एक देश को सस्टेन करने के लिए और ग्रो करने के लिए चाहिए होता है। क्लियर हो गया? तो ये तो टैक्स है। तो हम लोग का मेन सब्जेक्ट का जो नाम है वो इनकम टैक्स है, लेकिन हम लोग को टैक्स के बारे में भी जानना है क्योंकि हम लोग के सिलेबस में उसका भी कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड है। ठीक है, और जानना भी चाहिए टैक्स कितना तरह का होता है, उसका फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है जैसे इंट्रोडक्शन का और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन का, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है सेक्शन 2 में है ना। इसलिए आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का भी आप देखिएगा डेफिनेशन 2 सबसेक्शन कुछ होगा, पर्सन का भी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन कुछ है, तो सारा डेफिनेशन सेक्शन 2 में मेंशन है। तो इनकम टैक्स क्या होता है हम लोग देखें, जो इनकम पर हम लोग को टैक्स देना पड़ता है सरकार को जो रूल्स के हिसाब से। तो हमारा इनकम टैक्स का एक्ट कौन सा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, और हम लोग देखें आज भी कि ये एक्चुअली में लागू कब से हुआ? 1962, 1 अप्रैल 1962। तो एक इनकम टैक्स एक्ट है 1961 और एक है इनकम टैक्स रूल्स 1962। ठीक है, तो इस रूल्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था, एक्ट है लेकिन 61 का। ठीक है, तो इसमें हम लोग और सब भी कॉन्सेप्ट्स देखे, जैसे डिफरेंस हम लोग देखे, ग्रॉस टोटल इनकम किसको बोलते हैं और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है, प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में हम उसको टैक्स पे करते हैं उस पर उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर तो साल के बीच से भी हो सकता है, अगर हम बिजनेस ही बीच से स्टार्ट किए हैं तो उस डेट से स्टार्ट होगा। क्लियर है? लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर से हम लोग का स्टार्ट होता है, तो वो पूरा एक 12 महीने का पीरियड होता है। तो हम लोग रेट्स किसका फॉलो करते हैं? असेसमेंट ईयर का। इनकम टैक्स में रेट क्या होता है, इस असेसमेंट ईयर के लिए ये रेट्स है, उससे हम लोग फिर कंप्यूट करते हैं। ठीक
ठीक है, और भी डेफिनेशंस और मीनिंग्स इसमें थे, है ना। इनकम के बारे में बताया गया, कैजुअल इनकम किसको बोलते हैं, टैन पैन, ये सब का हम लोग ब्रीफ में देखे इसको, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ठीक है, और ब्रीफ हिस्ट्री भी देखे हम लोग, कैसे आया। सर जेम्स विल्सन थे ना, ठीक है, 1900 क्या था डेट, 1860 में फर्स्ट टाइम जो आया था ना, Yes, ठीक है। sir. तो कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिस ऑफ चार्ज, फिर हम लोग इसमें अलग अलग टॉपिक पढ़े, कैसे चार्ज होता है इनकम टैक्स, है ना, या बेसिक प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो एनुअल टैक्स है इनकम पर, और इस तरह का हम लोग देखे 5 हेड होता है, और टोटल इनकम भी निकालते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन लेस करते हैं, ये आता है। तो पूरा फ्लो भी हम लोग देखे हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं, 5 रेट को प्लस करते हैं। पहले तो रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं हम लोग, है ना, उसको किस रेसिडेंट है कि नहीं है, उसके हिसाब से, अगर ऑर्डिनरली है या नॉट ऑर्डिनरली है या नॉन रेसिडेंट है, उसके हिसाब से आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब कौन-कौन सा इनकम पर आपको टैक्स देना है, वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। और फिर अपना अपना हेड है, जो पांचों हेड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, तो इनका अपना अपना भी जो सेक्शंस है, बताइए सेक्शंस क्या है। सैलरी का सेक्शन 15 टू 17, हाउस प्रॉपर्टी का क्या है 22 से 27, ठीक है। पीजीबीपी का 28 टू 44 कुछ और भी है शायद, देखिएगा। सीजी का कैपिटल गेन 45 टू 50, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बन जाएगा आपका आंसर। अगर थ्योरी भी आएगा तो आप लिख सकते हैं, या मान लेते हैं प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आ गया सैलरी का, ठीक है, लिख लीजिए। ये सेक्शन आपको पता होना चाहिए 5 रेट का, तो आप लिख सकते हैं कि इसका ये सेक्शन होता है। तो उससे क्या होगा, आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा ना। तो जिस सिर्फ हम बस लिख के आए हैं ये होता है वो होता है, और मेन चीज सेक्शन लिख दिए तो कितना अंतर हो जाएगा, चेक करने वाले ही खुश हो जाएंगे कि वाह सेक्शन ही लिखे है ना। तो आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। तो प्रैक्टिकल भी आए तो उसका भी नोट में लिख देना है, कहीं पढ़ के गए तो कहीं ना कहीं हम डाल देंगे, ठीक है। मतलब अच्छा चीज है, ये प्रैक्टिकल चीज है, आपको इसको शो करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखे, इसी चैप्टर में हम लोग रेट्स भी देखे। तो 2 तरह का रेट्स, एक है नॉर्मल या ओल्ड टैक्स, जो रेट हम लोग फॉलो करते हैं ओल्ड टैक्स सिस्टम वाला, है ना, जिसमें हम लोग का क्या है 5% तक है, 2.5 लाख तक माफ है, और सीनियर है तो 3 लाख तक, और सुपर सीनियर है तो 5 लाख तक। सीनियर किनको बोलते हैं, 60 साल या उससे ज्यादा, और सुपर सीनियर 80 या उससे ज्यादा, तो उसमें तो 5 लाख तक है। लेकिन न्यू वाले में ये हम लोग देखिए ये नहीं अवेलेबल है, ये सीनियर और सुपर सीनियर वाला। हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा हम लोग कर रहे हैं 23-24, और तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया 22-23। हो सकता है नेक्स्ट ईयर कहीं पे अमेंडमेंट करके उसको भी ले आए, ठीक है। तो लेकिन हम लोग का जो रूल है हमारे असेसमेंट के लिए हमको उसी में स्टिक करना है, ताकि हम क्लियर रहें क्या है। तो और न्यू सिस्टम जो है, मतलब हम लोग का 2.5 लाख तक माफ है नॉर्मल केस में, फिर 2.5 से 5 लाख तक कितना है 5%, फिर 5 से 10 20%, और उससे ऊपर 30%। फिर हम लोग देखिए सरचार्ज वाला भी 50 लाख है, उसके ऊपर होता है ना। और हम लोग उसमें ये भी देखें कि न्यू टैक्स वाला जिस रिजीम है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कंसेशनल टैक्स रिजीम या अल्टरनेट टैक्स रिजीम, तो उसका सेक्शन 115 BAC है, और वो ऑप्ट अगर आप करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। क्या है न्यू टैक्स रिजीम, तो अलग अलग नाम है, कंसेशनल टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, न्यू भी बोलते हैं, अल्टरनेट भी बोलते हैं, एक ही, ठीक है। अब इसमें फिर हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट देखें कि स्पेशल रेट्स भी कुछ कुछ इनकम पे लगता है। जैसे हम लोग देखें STCG है, STCG है, STCG अगर 111A वाला है तो 15% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, 10%, ये सब उसका फिर नियम हम लोग को देखना है। 2 सेक्शन है ना, लॉन्ग टर्म में भी 12 और 12, 112 और 112A, ठीक है। तो उसका फिर डिटेल में भी हम लोग को देखना है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं वो तो हम लोग फिर चैप्टर में जाएंगे तो थोड़ा सा उसको टच करेंगे, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और क्या-क्या हमारे लिए इंट्रोडक्शन में जरूरी है। हम लोग इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखें कि पर्सन्स अलग-अलग टाइप्स के होते हैं इनकम टैक्स के, है ना। इंडिविजुअल्स होते हैं, HUF है, कंपनी है, फर्म है ना, AOT है, POI है, आर्टिफिशियल फिजिकल पर्सन है, तो अलग-अलग तरह के पर्सन है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि सबको हम लोग इनकम टैक्स के दायरे में, इवन भगवान को भी नहीं छोड़े ना, उनका भी तो टैक्स है ना, आइडल पे, है ना। तो हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे कि इनकम टैक्स के अंदर भगवान भी आ रहे हैं, है ना, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग ये सब देखें। फिर हम लोग मार्जिनल रिलीफ प्लान में देखे थे कि अगर हम लोग का सरचार्ज लग रहा है
मतलब इफ वी आर जस्ट क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 50 लाख और 1 करोड़ और 2 करोड़ जो भी उसमें लिखा हुआ 5 करोड़, तो हम लोग को मतलब जैसे अगर हम लोग बस थोड़ा ही सा पार कर रहे हैं इस लिमिट को, तो हम लोग का जो टैक्स आएगा वो जितना से ज्यादा इनकम बढ़ा है उससे ज्यादा नहीं आएगा, है ना? यही ना मार्जिनल रिलीफ है। ठीक है, तो हम लोग उसको सॉल्व करके देखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम। हालांकि फर्स्ट चैप्टर में कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे क्या है जो आपके डायरेक्टली इस बुक में फर्स्ट में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हम लोग अलग से किए, जैसे टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स मैनेजमेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। ठीक है, प्लस आपके इवन सिलेबस में भी जो कुछ कुछ एक्स्ट्रास में दिए हुए हैं। ठीक है, सिलेबस में जैसे है आपका, ठीक है, देखिए यूनिट 1 का हम बता रहे हैं, जैसे टैक्स कर लिए, कॉन्सेप्ट कर लिए, टाइप्स कर लिए, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, तो इसके क्या था, प्रिंसिपल्स, क्या सिद्धांत है, तो मेनली एडम स्मिथ दिए थे 4 प्रिंसिपल और बाकी दूसरों के द्वारा दिया गया है, दूसरे इकोनॉमिस्ट के द्वारा और दूसरों के द्वारा। ठीक है, फिर डायरेक्ट टैक्स, नीड, फीचर्स एंड बेसिस ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इसका नोट्स भी हम आपको दिए। ठीक है, फिर अभी थोड़ा डिस्कस भी किए। फिर इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स 1961 एक्ट है, और फिर बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी देखे, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस आई। ठीक है, देखिए फिर क्या है इसमें, और तो आइए अब हम लोग फिर सिलेबस के साथ ही फ्लो करेंगे और इसमें भी देखते हैं। तो सेकंड चैप्टर है एग्रीकल्चरल इनकम। तो हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम में मेनली क्या देखें कि एग्रीकल्चरल इनकम बोलते किसको है ना? तो इसमें अलग अलग हम लोग देखे और उसका टाइप्स भी देखे। फिर देखिए एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जैम्प्ट है ना? एग्जैम्प्ट है, और इसका फिर निकालने का प्रक्रिया और किस कैसा एग्रीकल्चर इनकम है वो भी देखें। जैसे हम लोग देखें कि एग्रीकल्चर लैंड कहाँ होना चाहिए, इंडिया में, है ना? उससे आपको बेनिफिट हो रहा है। तो एग्रीकल्चर लैंड से अगर कुछ कमाई की तो हम लोग आज भी किए उसको, किस सोर्स में वो टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और दूसरा वाला जो है, अगर आप वहां का बिल्डिंग, एग्रीकल्चर बिल्डिंग से कुछ इनकम प्राप्त कर रहे हो, किसमें चल जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन इसको छोड़ के और कोई इनकम तो किसमें जा रहा है, जीडीपी, है ना? तो ये थोड़ा क्रिटिकल चीज है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे ध्यान देना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला जो पैरा बना है उसके अंदर ये लिखा हुआ था। ठीक है, और एग्रीकल्चर इनकम है अगर आपका, और आप इंडिविजुअल है और आपका एग्रीकल्चर इनकम, तो एग्रीकल्चर इनकम के टाइप्स भी हम लोग देखे अलग अलग तरह का, है ना? कि इवन नर्सरी को भी इंक्लूड किया गया है, वहां से भी इनकम हो रहा है, पेड़ छोटा छोटा पौधा बेचते हैं तो वो भी इसके अंडर ही आता है। फार्म हाउस से जो रेंट मिला आपको वो भी एग्रीकल्चर लैंड से वही। तो अलग अलग इसका टाइप्स देखे हम लोग। ठीक है, टोटल 6 टाइप्स लगभग था हम लोग देखे। और इसमें हम लोग देखें अगर इंडिविजुअल है तो 5,000 से अगर ज्यादा आपका नेट एग्रीकल्चर इनकम से अगर कमाई हो रहा है, और आपका जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो अगर एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख एज द केस, जो भी केस हो, ठीक है, एज द केस में भी, तो वहां पे हम लोग का फॉर्मूला अलग है ना? टैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम को प्लस करते हैं, एग्रीगेट इनकम आता है उस पर टैक्स कर लेते हैं, और फिर सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम को में क्या एग्जेम्पशन लिमिट ऐड करके हम लोग उस पे टैक्स निकालते हैं और फिर उसको माइनस कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इंटीग्रेशन। जब दोनों हो, है ना, एग्रीकल्चर इनकम भी हो 5,000 से, नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो किससे ज्यादा, एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम का है, तो इस पे ध्यान देना। फिर हम लोग टी, कॉफी, रबर में अगर है तो उसका अलग अलग परसेंटेज दिया होता है ना, 60% तक वहां पे, 67 65%, किसी में 75%, तो अलग अलग केसेस था। ठीक है, तो उस पे हमको ध्यान देना है। केस लॉ भी आ सकता है कि अगर आप इस बिजनेस में, तो आपको कितना एग्रीकल्चर इनकम हुआ, कितना नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, वो निकालना आता है। कभी कभी ज्यादा मार्क्स आ जाता है। ठीक है, तो उसको भी रूल मतलब हमको पता होना चाहिए ताकि हम उसको लिख सके थ्योरी में भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, बेसिस ऑफ चार्ज, कैसे आपका चार्ज लगता है। तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, रेसिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग का, है ना? क्योंकि यही चैप्टर डिटरमाइन करता है आपको किस किस इनकम पर टैक्स देना है। तो आप इंडिविजुअल है या कंपनी है या एचयूएफ है, तो सबका अलग अलग रूल लिखा हुआ है ना, किसको रेसिडेंस मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। तो अगर इंडिविजुअल है तो हम लोग पढ़े बेसिक कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट कहलाएंगे। हाँ, 182 डेज या 60 डेज और प्रीवियस 4 इयर्स में इतना दिन, और फिर एडिशनल कंडीशन 2 आउट ऑफ 10 इयर्स, ठीक है, और 730 डेज पिछले 7 साल होगा ये सब। तो जितना भी कंडीशंस है हमको पता होना चाहिए, और हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में भी देखे, बार बार ये क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी, शॉर्ट नोट में भी, 1 मार्क्स में भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, और
तो इसीलिए ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है किस किस पे टैक्स लगेगा। जैसे रेसिडेंट के लिए क्या है कि हमारा अगर कोई भी इनकम अप्रूव हो रहा है या राइज हो रहा है इंडिया में, ठीक है, या रिसीव हो रहा है या डीम टू रिसीव और इवन आउटसाइड, तो ऑर्डिनरली है तो सारा ही पे टैक्स लग रहा है ना। लेकिन नॉट ऑर्डिनरली है, बस रेसिडेंट है आप, तो आपको आउटसाइड इंडिया पे उसमें है बिजनेस और प्रोफेशन अगर कंट्रोल हो रहा है इंडिया से तब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और एनआर में आप नॉन रेसिडेंट तब तो लगेगा ही नहीं आउटसाइड इंडिया। ओनली हम लोग को क्या देखना है, द इनकम जो कि अराइज हो रहे हैं इंडिया में या रिसीव हो रहे हैं इंडिया में, है ना, या डीम टू रिसीव या डीम टू अराइज या टू अराइज, ठीक है। तो ये हम लोग देखें। फिर इसके साथ ही हम लोग देखें कि एचयूएस में जैसे कर्ता से डिसाइड होता है कि रेसिडेंट है कि नहीं, ठीक है, और बाकी सबका इसी तरह अलग अलग कंडीशन। तो हमको ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि हमको पूरा अच्छे से इसका पता होना चाहिए। जितने एसएससीज हैं उनके लिए अलग अलग क्या रूल है। ज्यादा मार्क्स का आएगा तो पूरा पूरा डिटेल में लिख देंगे, कम मार्क्स का आएगा तो एकदम शॉर्ट कर देंगे, बस टू द पॉइंट भी दे सकते हैं हम लोग। 5 मार्क्स का आएगा तो ठीक है, जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर में आज डिस्कस किए, ठीक है। इसमें हम लोग एक और चीज भी देखें कि अगर कुछ इनकम मेरा होता है वो उसी फर्स्ट चैप्टर में थे तो है कि उसी ईयर में आपको टैक्स जमा करना होता है ना। इंडिया आप छोड़ के जा रहे हैं, ये पर्पस है आपका, है ना, लौटने का मंशा नहीं है, तो उसके लिए था ना उसी ईयर में आपको टैक्स देना है, ठीक है। शिपिंग बिजनेस में कौन एनआर नॉन रेसिडेंट, तो उसके लिए देना है। ये तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में शायद फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था, ठीक है, किसी में भी है। तो कुछ का हमको टैक्स उसी साल देना होता है, ठीक है। हमको उसके लिए वेट नहीं करना है क्योंकि टैक्स आप जमा करने आएंगे उसका चांसेस कम, ठीक है। तो सुनिश्चित किया जाता है कि आप टैक्स पे ही करके जाएं, ठीक है। तो टोटल हमको इसका 5 6 7, ठीक है, वो देख लेना है। मतलब जो भी एक्सेप्शन वाला चीज है, अपवाद वाली जो चीजें हैं जिसका हम लोग नेक्स्ट ईयर तक वेट नहीं करते हैं, उसी ईयर में पे करते हैं, है ना। असेसमेंट ईयर उस ईयर का असेसमेंट ईयर की, जैसे किसी का जॉब लग गया बाहर तो पढ़े हम लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग अब नेक्स्ट असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, उसी ईयर में उनका टैक्स निकाल के एडवांस टैक्स का जो रेट होता है उसके हिसाब से पेमेंट कर देते हैं। तो पिछले साल का भी पे करते हैं और इस ईयर का भी उसी साल पे कर देते हैं, है ना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन भी किए इस काम को। फिर नेक्स्ट चैप्टर है एग्जेम्पशंस फ्रॉम टैक्स, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स कौन कौन एग्जेम्पशन, आपको एक चीज पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है एग्जेम्पशन और डिडक्शन में। ये आपके इंटरव्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है या कंपटीशन एग्जाम में कहीं पे भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन में क्या अंतर होता है, ठीक है। एग्जेम्पशन में क्या होगा, ये इनकम में ही इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, इनकम का पार्ट नहीं बनता, इसीलिए क्या हो गया एग्जेम्प्ट, क्लियर हो गया। इसीलिए हम लोग का जितना एग्जेम्प्ट रहता था हम लोग जो लास्ट का कॉलम होता है उसमें नहीं जोड़ते, ठीक है, वो आता ही नहीं है इनकम। और डिडक्शन में क्या होता है, इंक्लूड रहता है और फिर नीचे में डिडक्शन देते हैं, जैसे एटीसी वाला था ना, डिडक्शन एटीसी से 80 ऊपर तो जितना डिडक्शन रहता है वो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और हर हेड का भी अपना अपना है, जैसे सैलरी का सेक्शन 16 में है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, प्रोफेशनल का ये सब है ना, एंटरटेनमेंट एलिमेंट्स वाला। फिर ये हाउस प्रॉपर्टी में है ना, वो इंटरेस्ट वाला जो डिडक्शन मिलता है ना, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है तो क्या होगा, इंक्लूड इनकम में है, इनकम से फिर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये अंतर है, ठीक है। तो इसके लिए जो चैप्टर 4 है इसमें अलग अलग एग्जेम्पशंस के बारे में बताया गया है। तो हम लोग इसमें 3 कैटेगरी देखेंगे टोटल, एक क्या फॉर ऑल एसएससी, फिर फॉर एम्प्लॉइज और फॉर इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर ऑल एसएससी सबको मिलेगा, एम्प्लॉइज सिर्फ एम्प्लॉइज को मिलेगा, और इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ठीक है। तो इसको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग देखें कि बार बार इसका भी आता है शॉर्ट में और लॉन्ग में भी आता है, ठीक है। तो शॉर्ट में आएगा तो बस हम लोग नाम गिना देंगे, और लॉन्ग में आएगा 15 मार्क्स में। तो एक्सप्लेन का जहां बाहर ही आएगा, जैसे 12 का ही लिखना है, जैसे आपको बता रहे थे, सिर्फ किसका सर्च कर देंगे हम लोग, एम्प्लॉइज को पकड़ लेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग सबके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं, ग्रेचुइटी पेंशन ये सब है ना, तो डिटेल में हम उसमें हम ज्यादा लिख सकते हैं, 5 पेज आराम से उसमें फिल कर सकते हैं। 15 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन के लिए कैसे करना है, मेन बॉडी पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम लोग उस चीज के बारे में कुछ लिखते हैं, मेन बॉडी जो डायरेक्ट आंसर है, और कंक्लूजन में हम लोग बस निष्कर्ष निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डिस्कशन जो भी हम उसमें मेंशन किए मेरे आंसर में, हम क्या इससे कंक्लूजन में पहुंचे, 2-3 लाइन उसका लिख सकते हैं, थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे बड़ा चौड़ी वाला भी आए तो पॉइंट लिखने का ज्यादा कोशिश करेंगे, अच्छा भी लगता है। यहाँ 4 ग्राफ्स है वो भी कर देंगे हम, प्रेजेंटेशन भी अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो हम लोग आते हैं हमारा फर्स्ट हेड पे, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में हम लोग देखें कि किसको किसको हम लोग सैलरी का पार्ट मानते हैं, है ना।
तो एक तो था इसमें बेसिक वाला जो जितना भी आ गया वो परक्विजिट्स आ गया है ना, परक्विजिट्स और अलाउंसेस मेरा आ गया। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी जो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया था है ना, एक सैलरी सेक्शन 17 वाला 71% ना सैलरीज, फिर जितना भी मेरा अलाउंसेस और परक्विजिट्स है वो हो गया, फिर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है ना। दिखा ना ये बना हुआ चार्ट, देखिए क्या क्या था उसमें हेड में बताइए तो सैलरी वाले में क्या क्या है, बेसिक सैलरी, हाँ बेसिक है, अलाउंस परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी सेक्शन 71 है ना। तीन चीज को वही सैलरी है, परक्विजिट्स है और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है ना। मेनली परक्विजिट जो कैश में प्राप्त हो जाता है उसको हम लोग अलाउंस बोल देते हैं है ना, हालांकि है तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए उसको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। फैसिलिटी वाला कुछ भी आपको ओवर एंड अबव सैलरी दिया जा रहा है आपके, तो वो क्या होगा फायदा के लिए परक्विजिट में फैसिलिटी, बस इन काइंड को हम लोग परक्विजिट बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट वे में, और जो कैश में मिल जा रहा है उसको क्या बोल देते हैं, अलाउंस बोल देते हैं ना, इस तरह, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग जितना भी हेड आएगा, जितना भी चैप्टर का ये तो मेन हेड्स है, ठीक है, लिख लीजिए। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, जैसे सबका दिया हुआ ना फॉर्मेट चैप्टर के लास्ट में, किसी में मिडिल में ही कि सैलरी का कैसे होता है, क्या क्या इनकम इंक्लूड करते हैं, फिर लेस करते हैं, लास्ट में डिडक्शन 16 में तीन तरह का डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट वाला जो सिर्फ सरकारी कर्मचारी है, और लास्ट वाला कौन सा था, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट टैक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको मतलब चार्ट पता होना चाहिए, आप कंटेंट में तो बोलिएगा कभी, हाँ। फिर हाउस प्रॉपर्टी का भी जो चार्ट दिया हुआ है तो सबका हमको चार्ट पता होना चाहिए कि पहले क्या निकालते हैं हम लोग, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का पूरा कंपैरिजन करके एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का अलग है, ठीक है। और जब तो मतलब इसका भी चार्ट पता होना चाहिए, सबका हमको जो फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम थोड़ा थोड़ा टच कर लेंगे। इसके बाद फिर देखिए तो मतलब एक सैलरी में हम लोग का सबके लिए रूल दिया, परक्विजिट्स के लिए, अलाउंसेस के लिए, वैल्यूएशन का रूल है कितना हम लोग को लेना है वैल्यू, इनकम कितना हमको मानना है, सबके लिए रूल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आपको मिल रहा है जो एक एजुकेशन अलाउंस, कितना बच्चों के लिए अलाउ है पर डे हम लोग, 2, ठीक है। तो रूल है, तो वैल्यूएशन के लिए अगर आपको ज्यादा मिल रहा है तो माइनस करने में कितना मिलना चाहिए, तो बाकी क्या हो जाएगा टैक्सेबल, मतलब वो क्या हो जाएगा आपके इनकम में, ठीक है। तो हमको ये सारा चीज जो सैलरी का हेड के अंदर आता है वो, फिर हम लोग का एक सैलरी का एक अलग चैप्टर है, उसका क्या नाम है, रिटायरमेंट वाला है ना। तो उसमें जो भी रिटायरमेंट वाला बेनिफिट हो रहा है, पेंशन का मिल रहा है, ग्रेच्युटी मिल रहा है, लीव एनकैशमेंट है, वॉलंटरी रिटायरमेंट है, रिट्रेंचमेंट है, सबका क्या है रूल्स बताए गए हैं, रूल्स है ना। तो उस रूल्स से हमको चेक करना है कितना परसेंट मेरा एग्जेम्प्ट है और कितना टैक्सेबल है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमारे लिए हम लोग देखें जैसे ग्रेच्युटी एग्जाम्प्ट है ना, ठीक है। पेंशन वाला भी कुछ कम्युनिकेशन वाला एग्जाम्प्ट है, लेकिन बाकी लोग के लिए एज पर रूल वो लग रहा है ना, क्लियर सबको। 20 लाख तक या 25 लाख जो भी उसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से 5 लाख कितना दिए उतना हम लोग का एग्जाम्प्ट, क्लियर सबको। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, अब हम लोग बेस बना लिए लगभग, अब हम लोग थोड़ा प्रोसीड करते हैं। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो जैसे पहले हमेशा चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आप पहले ही चार्ट देख लेंगे ना कि इसके अंडर जो हम लोग का बुक में लास्ट क्लास में जो चार्ट बना हुआ है, या हम आपको कभी-कभी उसमें चेंज करवा देते हैं, तो जो फाइनल चार्ट है उसको देखेंगे तो आपको एक पूरा ग्लिम्स मिल जाएगा क्या क्या स्ट्रक्चर है। पहले जीएवी निकला, उसको जीएवी कैसे निकला, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकला, तो म्यूचुअल म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट में जो हायर है सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट है ना, फिर एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, तो वो उससे हमको तुरंत आइडिया मिल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, देखिएगा पूरा चैप्टर कवर करना है तब समझ में आएगा, तो उससे क्या होगा कॉन्फिडेंस हम लूज कर सकते हैं कि लगेगा बहुत सारा चीज पढ़ना है तो पहले शॉर्ट में करिए। शॉर्ट में कैसे, पहले ही हम चार्ट देख लेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, तो आइडिया मिल जाएगा पूरे चैप्टर का, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जैसे जो नियम है 2 घंटा काम है, ठीक है। फिर अगर वैकेंसी हो गया तो कैसे निकालते हैं उसका रूल है कि वैकेंसी अगर नहीं होता पूरे साल अगर हमको मिलता तो क्या वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता, तब उस केस में हम क्या लेते हैं एक्चुअली रेंट, तो कम भी हो गया तो भी क्या लेंगे एक्चुअली रेंट लेंगे, बिकॉज़ इट इज ड्यू टू वैकेंसी, मतलब सबका हमको रूल जानना है। फिर अगर एक से ज्यादा अगर ओनर है, ठीक है, जो को ओनर्स वाला पढ़े थे उसका रूल क्या है, ठीक है। म्युनिसिपल वाला टैक्स जो पे किए हैं वो एसओ से नोटिफाइड से हम लोग नहीं माइनस करते हैं,
तो किससे होता है? लेट आउट से माइनस होता है। क्लियर हो गया? तो ये हम लोग पहले अगर चार्ट देख लेंगे तो हमको एक आइडिया मिल जाएगा। अनरियलाइज्ड रेंट कहाँ माइनस करते हैं? तो म्युनिसिपल टैक्स यहाँ माइनस करते हैं, वहीं पे होता है अनरियलाइज्ड रेंट भी माइनस होता है। ठीक है, तो आइडिया मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, उसके नीचे और क्या होता है? इंटरेस्ट भी तो माइनस होता है। ठीक है, एनुअल वैल्यू को ही नेट एनुअल वैल्यू बोलते हैं। तो कुछ कुछ हम लोग नोट्स भी करते थे क्लास में। तो जो भी प्रैक्टिकल होगा उसका बनाने से होगा, बस पढ़ लिए नहीं, कम से कम एक दो क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको पता चलेगा। और आपके पास टाइम है, ज्यादा कोशिश करना चाहिए अलग अलग टाइप का बनाने की। इस तरह का नहीं इजी इजी उसी को बनाएंगे, उससे नहीं चलेगा, अलग अलग तरह का। नेक्स्ट चैप्टर है पीजीबीपी। तो पीजीबीपी में हम लोग देखे कौन कौन सा इनकम पीजीबीपी में आता है, कौन कौन सा नहीं आता है। प्रोफेशन और बिजनेस से रिलेटेड देखे हैं, इसको दो पार्ट में हम लोग देख रहे थे, एक बिजनेस वाला है और प्रोफेशन वाला है। ठीक है, तो बिजनेस से जितना भी मेरा इनकम है, अब हम लोग उसमें देखिए कौन कौन सा एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड है, उसका अलाउंस नहीं मिलता, तो आप माइनस नहीं कर सकते, है ना। पढ़े ना हम लोग कि ये अलाउड नहीं है। जैसे इनकम टैक्स अगर आप पेमेंट की तो अलाउड है, वो अलाउड है। इसी तरह और सब भी हम लोग कुछ देखे कि ये खर्चा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हमको वो चार्ट जो है किसी भी हेड का, इसके अंदर कौन कौन सा अलाउड है, कौन सा नहीं है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का भी हम लोग देखे कौन सा अलाउड है, कौन नहीं है। थ्योरी का 15 मार्क्स में भी आया हुआ है, हम लोग देखिए ना क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हमको, भले ये पूरा डिटेल में नहीं जाने, कम से कम हमको 10-15 पॉइंट पता होना चाहिए कि 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स में लिखते हैं, और कम का है तो उसमें हम शॉर्ट करके लिखते हैं। तो 10 पॉइंट कम से कम, ठीक है, ज्यादा कितना 15 तक हमको। ठीक है, क्लियर है? तो लर्न नहीं करना है, मेनली क्या देखना है, पॉइंट देखना है और उसको समझ लेना है। कोई चीज ना लर्न करना पड़ता है, सब थोड़ी लर्न करना है, मेनली तो पढ़ना रहता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। तो पीजीबीपी में कौन कौन सा अलाउड है, कौन कौन सा नहीं अलाउड है। फिर कुछ कुछ हम लोग स्पेशल केसेस भी देखे, जैसे कैश वाला है, अगर 10,000 से ऊपर आप पेमेंट करते हैं एक ही दिन में एक ही पर्सन को, तो अलाउ नहीं होगा। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है ना। ट्रांसपोर्टेशन वाले केस में यही लिमिट 35,000 तक चला गया, है ना। और ऐसा रूरल एरिया जहाँ पे बैंकिंग का फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, तो वहां पे भी क्या है, आपका अलाउड है, आप ज्यादा भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको स्पेशल केसेस पर भी ध्यान देना है। बुक में ही इलस्ट्रेशन 5 तक जो था उसमें आप उसको पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है, हर एक छोटा केस दिया हुआ है पीजीबीपी में, है ना, कि ये वाला खर्चा अलाउड है कि नहीं है उसको लेके। ठीक है, तो मतलब अगर हम इस तरह का केसेस वाला भी पढ़ के रखेंगे तो क्या होगा, हमको सारा लिस्ट तो याद नहीं रहता है, लेकिन जैसे हम लोग कुछ करते हैं तो अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उससे क्या होता है, मेरा मेमोरी फिर से उसके लिए स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है, क्वेश्चन के रूप में आता है तो और अच्छा लगने लगता है ना हम लोग, मतलब समझने में आसानी होता है। ठीक है, पीजीबीपी हो गया। इसके बाद प्रिजम्पटिव वाला बेसिस पर कुछ इनकम पे हम लोग बिजनेस और प्रोफेशन का हम लोग टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। जैसे दिया वाला कितना 5%, 6%, 8% ये है अकॉर्डिंग टू, फिर आप कितना डिजिटल ट्रांजैक्शन भी है आपका वो, और उसके कारण आपका लिमिट भी बढ़ रहा है 1 करोड़ 2 करोड़ और फिर 10 करोड़ तक वाला भी वो है ना, मतलब जो भी अलग अलग इसका रूल है। तो इस केस में क्या होता है, आपको ऑडिट कराने का जरूरत नहीं है ना। आप इस पर्टिकुलर रेट पे क्या कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। ये सब भी देखे हम लोग। हाँ, लेकिन एक चीज को याद रखना है इस चैप्टर में, भले ही बुक्स ऑफ अकाउंट ये सब नहीं मेंटेन करना है आपको, लेकिन जितना अगर आप मान लेते प्रॉफिट शो कर दिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के हम बता रहे हैं आपको, और नेक्स्ट ईयर में आपको मिलाना तो होगा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कि मेरा कितना टोटल खर्चा हुआ, क्या हुआ, तो आपको उस अकॉर्डिंगली उतना हो जाना चाहिए। मतलब क्या है, आपका सारा चीज मैच करना चाहिए आगे के ईयर में, है ना। क्योंकि हम लोग का जो हम लोग जानते हैं ना, हर साल हम लोग क्या करते हैं, ईयर बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट तो मैच करना चाहिए ना मेरा हर साल। तो भले ही आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका क्या है, आपका जो पोजीशन है आपको पता होना चाहिए। तो किसी साल मान लेते हैं ट्रांजैक्शन ज्यादा हो गया, प्रेजेंटिव आप नहीं ले पा रहे उस साल, या आप किसी कारण से आपको नहीं दिया जा रहा ऑप्शन, तो आपका क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑलरेडी बना होगा और मेल खाएगा आपका जो जितना आप शो कर रहे हैं प्रॉफिट, तब ना सही रहेगा आगे के वर्षों में। मतलब भले ही इनकम टैक्स में माफ है, लेकिन आपको अपने बिजनेस के लिए बना के रखना है ताकि आगे के वर्षों में आपको दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़े कुछ ऐसा भी कि कौन कौन सा पीजीबीपी में ही पढ़े थे, कौन कौन से लोगों को मैंडेटरी है बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना, है ना। सेक्शन 44A था शायद, है ना, उसमें हम लोग देखे किसको जरूरी किसको नहीं। और प्रेजेंटिव वाला हम लोग देख रहे हैं, उसके लिए सेक्शन क्या क्या 44AD है, ADA है प्रोफेशन के लिए, है ना, 50 लाख उसमें लिमिट है प्रोफेशन के केस में, है ना। फिर 44AE है,
अगर हम ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस में है ना, फ्लाइंग हायरिंग या लीजिंग ये सब में है ना, गुड्स कैरेज, ठीक है, जिसका दिया हुआ ना, अगर बड़ा व्हीकल है, हैवी व्हीकल है, तो उसके लिए अलग दिया हुआ है ना, पर टन के हिसाब से निकलता है 1000 सर है पर टन, और स्मॉल या मीडियम है तो उसके लिए 7500 है शायद अभी के हिसाब से, है ना, ये ना पर मंथ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रिजम्पटिव वाले में आपका आप प्रिजम्पशन के बेसिस मतलब मान्यता एक्सपेक्टेड के बेसिस पे पे कर सकते हैं, एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। तो अगर उसमें अगर आप फॉल करते हैं, उस लिमिट के अंदर आते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्या है डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट अलाउंस। तो इसमें हम लोग का क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है ना। तो ब्लॉक्स में बांटा गया है एसेट्स को। क्या क्या ब्लॉक्स है बताइए। एक है बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग ही था ना, 5% से रेजिडेंस 10% ये सब स्टार्ट होता है। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फिर प्लांट एंड मशीनरी, और क्या है बोलिए, प्लांट एंड मशीनरी यही लास्ट था। फिर क्या इंटेंजिबल एसेट्स सीधे, ठीक है। रेट्स में एक बार बताइए हमको, और भी कुछ है क्या। शिफ्ट्स है, हाँ 4। तो 4 हो गया मेरा पूरा टाइजिबल में, 4 ब्लॉक हो गया, मतलब 4 कैटेगरी हो गया हमारा, ठीक है। ब्लॉक को बोलते हैं जब सेम रेट होता है, एक मेरा आइटम, और इस ग्रुप ऑफ एसेट जिसका सेम रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक, है ना। और एक क्या हो गया मेरा इंटेंजिबल, तो 4 आ गया मेरा टैंजिबल में, और एक कैटेगरी किसका, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का तो एक ही रेट है, क्या है 25%। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। और फर्नीचर का भी एक ही रेट है 10%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ना 10% है ना, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट कितना है 15%, ठीक है। और बहुत सारा आप लोग उसमें देखिए 40% का, है ना। तो ट्रिक याद रखने का क्या ट्रिक होना चाहिए, हम जिसका अलग है बस उसको याद रखें, बाकी सबका तो पता है, बस ये पता होना चाहिए किस कैटेगरी में आता है प्लांट एंड मशीनरी। जैसे बुक्स भी तो प्लांट एंड मशीनरी में डाला गया है ना। लेकिन ऐसे अगर हम लोग नहीं पढ़े हुए होंगे या जो ध्यान नहीं दिए, उनके एग्जाम में आ जाए 4 ऑप्शन दे दे बुक किसमें इंक्लूड होगा, तो वो बोलेंगे प्लांट मशीनरी कैसे आएगा, जबकि इनकम टैक्स तो प्लांट मशीनरी में क्लियर है। वो ना होता है तो फिर टिक कर देंगे यार, क्योंकि पता नहीं है ना वो पढ़े। चलिए आगे। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस हम लोग देखिए, इन्वेस्टमेंट का भी अलाउंस है, कितना परसेंट था 35%, कितना परसेंट था 20%। लास्ट हेड जो था इसमें, ठीक है, देख लेंगे हम लोग। 35 सेक्शन 35 क्या था, एडी था क्या, एडी था ना, सेक्शन 35 एडी। और आपको लगता है 20% था कि 35% था, देखिए सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। कितना है इन्वेस्टमेंट अलाउंस, हाँ 3280 कितना है, 3280 सेक्शन 20% 35%, 15, हाँ 15%, हाँ ठीक है 15%। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, और ये क्या था इन्वेस्टमेंट अलाउंस, ओवर एंड अबव एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला है ना, इसका भी अलग से आपको मिलेगा। नेक्स्ट कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में क्या है, हम लोग पढ़े कैपिटल एसेट को अगर हम बेचते हैं, कैपिटल एसेट का बताया हुआ कौन कौन सा कैपिटल एसेट है। कुछ पर्सनल वाला को नहीं मानते हम लोग, लेकिन उसमें भी एक सेक्शन था जैसे ज्वेलरी है ना, उसको बेचेंगे तो होगा। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ड्राइंग्स वो सब भी आ गया। लैंड बिल्डिंग ये सब तो लोग जानते हैं कैपिटल एसेट है ना, ठीक है। तो ये सब है, गोल्ड बॉन्ड्स ये सब भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर का भी अलग डेफिनेशन था, सेल को भी बोलते हैं ट्रांसफर, एक्सटिंग्विशमेंट को भी बोलते हैं, एक्सचेंज को भी बोलते हैं, पूरा एक लिस्ट था जिसको ये सब ट्रांसफर के अंडर आता है। तो इसमें 2 तरह का पड़े, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो अगर शॉर्ट टर्म है जो पीरियड दिया हुआ, किसी में 36 महीना तो 3 साल, किसी में 24 महीना, किसी में 12 महीना, उसके अंदर अगर आप उसको बेच देते हैं तो क्या होगा शॉर्ट टर्म, और बाद में तो क्या होगा लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म से फायदा हुआ है तो क्या हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग और भी चीज देखें कैसे निकालते, कैसे है, कितना में आप बेचे माइनस कितना में खरीदे थे, माइनस कितना इंप्रूवमेंट में खर्च किए, माइनस कितना खर्चा आपको बेचने के क्रम में लगा, क्लियर है। तो आ जाता है हमारा गेन। और अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलता है ना, लॉन्ग टर्म अगर है तो इंडेक्सेशन भी आप कर सकते हैं। इसमें फिर अलग अलग हम देखिए बोनस शेयर, राइट शेयर पे भी क्या रूल है वो देखिए। और फिर आप अपना माफ भी करवा सकते हैं कैपिटल गेन, जो सेक्शन हमारा क्या था 54, सेक्शन 54 ना, 54 का अलग अलग था, ठीक है, डी ये सब। यहाँ अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे पैसा विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम, जो भी टाइम बताया गया है, तो आपका जितना कैपिटल गेन हुआ है उसका भी आपको क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, क्लियर है। एग्जम्पशन पढ़े ना हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग देखें कैपिटल गेन में
फिर इसके बाद बढ़ते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में हम लोग देखिए दो तरह का इसमें डिवाइड कर दिया गया, कुछ जनरल और एक स्पेशल। स्पेशल बता ही दिया गया ये सब किसमें आएगा, हमेशा अदर सोर्सेज वाला। और जनरल में अगर ये क्राइटेरिया किसी चारों हेड में नहीं है तो किसमें आएगा, जनरल में आएगा। क्लियर है। फिर इसमें आप लोग देखिए गिफ्ट करते हैं तो उसका क्या नियम है कि अगर रिलेटिव्स में है तो उसमें टैक्स नहीं आएगा। रिलेटिव का डेफिनेशन बताया गया, किसको किसको रिलेटिव बोलते हैं, है ना। फ्रेंड से मिलेगा कुछ तो टैक्स लगेगा, उस पे लगेगा, रिलेटिव में नहीं है। मंगेतर से मिलेगा तो लगेगा, वो भी रिलेटिव में नहीं है, इनकम टैक्स के हिसाब से, है ना। इस तरह हम लोग अलग अलग देखें, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना, एक्सेप्शन पे हमेशा ध्यान देना है। किसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, जिसका ध्यान होता है एक्सेप्शन क्या क्या है, क्योंकि वो एक्सेप्शन जानता है तो जनरल मशीन तो सिंपल रहता है ना। एक्सेप्शन जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़े कौन कौन सा डिडक्शंस मिलता है अदर सोर्सेज में भी, किसका नहीं मिलता। जैसे लॉटरी का आप लोग आज देख रहे थे नहीं मिलता, उस पे तो लॉटरी का टिकट पे खर्च हुआ है तो उसका माइनस नहीं कर सकते। लेकिन कोई सिक्योरिटी में इंटरेस्ट मिला है और सिक्योरिटी खरीदने के लिए आप लोन लिए थे तो उसका इंटरेस्ट का मिलता है, कलेक्शन चार्जेस का भी मिलता है, वो माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोग देखे, इसमें बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन भी देखे थे हम लोग, दिखावटी लेन-देन, ठीक है। आइए बैठ आ जाइए, आप पूरा थोड़ा पीछे चल जाइए। तो दिखावटी लेन देन है अगर आपका, तो उससे क्या होगा, आपका अगर दिखावटी लेन देन वाला जो प्रोविजन है जान के आपका किया गया तो रूल के बाहर आप चले गए तो आपका क्या होगा, वो फिर आप मतलब आप वो हम लोग के उस पे जो रूल के हिसाब से टैक्स लगेगा, है ना। मतलब वो दिखावटी लेन देन है, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। तो मतलब कुछ अदर भी हेडिंग्स थे हमारे जिसमें हम लोग देखे कि इस पे टैक्स जो है लगता है रूल के हिसाब से। जैसे हम लोग, अच्छा वो बाद में आएगा हेडिंग वाला। फिर क्लबिंग ऑफ इनकम और एग्रीगेशन ऑफ इनकम। तो ये पांचों हेडिंग तो खत्म हो गया। अब कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जैसे क्लबिंग है। क्लबिंग क्या होता है, जो दूसरे का इनकम दिख रहा है आपको लेकिन जुड़ेगा आप में, क्यों, क्योंकि रूल अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे विदाउट कंसीडरेशन अगर आप ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो आप में ही इनकम ऐड हो जाता है उसका, क्योंकि वो मेनली ये माना जाता है कि एक्चुअली में इनकम क्या आपका ही, आप एसेट को पूरा ट्रांसफर नहीं कर दिए हैं, है ना। मतलब आपके पास अगर ये राइट नहीं है रेवोकेशन का, जैसे हम वाला केसेस पढ़े, ठीक है, उस स्पाउस को जैसे ट्रांसफर कर दिए घर, और घर का रेंट अब किसको मिल रहा है, वाइफ को मिल रहा है, लेकिन आप उससे कोई पैसा नहीं लिए थे वाइफ से, और अलग अलग रहने का भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो क्या होगा, आपका टैक्स किसको देना पड़ेगा, आपको ही देना पड़ेगा, मतलब ट्रांसफरर को, मतलब हस्बैंड को ही देना पड़ेगा, हाँ नहीं सर, ठीक है। तो क्लबिंग में हम लोग देखिए स्पेशल केसेस जिसमें इनकम प्लस हो जाता है, ठीक है, इसमें ट्रांसफरर का ही उसमें इनकम में प्लस हो जाता है। और भी केसेस देखिए, ठीक है, जैसे आप उसको उसी फर्म में या कंपनी में जॉब मिला है, ठीक है, जहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है हस्बैंड या वाइफ का, तो आपका काबिलियत नहीं था तो आपके इनकम में जोड़ दिया, उनके इनकम में जोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा ये जॉब मिला, लेकिन काबिलियत से तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और मैनुअल वाला, लेबर वाला या अपना स्किल नॉलेज से अगर बच्चा कमा रहे हैं तो उनके ही में ऐड होगा, बच्चे नहीं ऐड होगा। लेकिन अगर ये नहीं है, आप ही उनके नाम पे कोई अकाउंट खोल दिए हैं, वहाँ इंटरेस्ट मिलता है तो किसमें ऐड होगा, आपके में ऐड होगा, और डिडक्शन भी मिलेगा 1500 का, है ना। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में देखें हम बहुत सारे डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग एक लास्ट चैप्टर जो पढ़े थे अल्टरनेट टैक्स स्कीम वाला, उसमें हम लोग देखिए नहीं है, वो नहीं, बहुत सारे डिडक्शंस नहीं होता। इसमें इसी में हम लोग देखिए एक डीम्ड इनकम भी, ठीक है, एग्रीगेशन वाला भी देखिए थे। तो एग्रीगेशन में जो हम लोग देखें कि ये इनकम क्या होता है, एग्रीगेशन में हम लोग मतलब उसमें ही दिखाते हैं, ऐड करते हैं, क्या क्या इनकम ऐड करते हैं, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किए थे ना, डोसा वाला, है ना, खुद का भी दूसरा का इनकम भी जोड़ना है और अपना भी, है ना। तो वो तो शॉर्ट ट्रिक्स जो है हेल्प करेगा आपको ये जानने में कि क्या क्या और ऐड होता है। फिर डीम्ड इनकम हम लोग देखिए, डीम्ड इनकम में क्या होता है, रेट आपके मतलब इनकम टैक्स को कुछ ऐसा मिला जिसका आप जानकारी ले पा रहे हैं कहाँ से इसको खरीदे, या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आप क्रेडिट किए, कुछ पैसा कहाँ से आया पता नहीं, तो अनएक्सप्लेन्ड मनी है या अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, तो उस पे टैक्स रेट भी भारी वाला लगता है ना, क्योंकि वो ज्यादातर क्या हो सकता है इलीगल सोर्स है तो ज्यादा लग जाएगा। तो 60% हम लोग देखे टैक्स रेट लग रहा है, प्लस सरचार्ज भी लग रहा है 25%, भले ही आपका 50 लाख पार नहीं हुआ लेकिन सरचार्ज लग जाएगा, और 4% जो एजीसी है वो भी लग जाता है, तो टोटल टैक्स रेट तो कितना 78% तक चल जाता है ना, 78%। 100 रुपया अगर आपका इस तरह का है, मतलब जो सही जायज पैसा नहीं लग रहा है, तो उस पे आपको 78 तो टैक्स ही लग जाएगा, ठीक है, बाकी आपका हो गया, प्लस जेल अगर है थोड़ा सा तो अलग से जाएंगे, है ना। तो कभी कभी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम सरकार निकालती है, अगर उसमें बता देंगे तो जेल वाला हटा देती है, बोलो कि आप टैक्स इतना दीजिए बच जाएगा खुद से, क्योंकि आप आए, लेकिन सरकार पकड़ी तब तो आप गए ना,
ठीक है, तो जेल में फिर मिलेगा ना। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में क्या आपने देखिए कुछ लॉस जो है मेरा, हम क्या रूल है उसके लिए, उसी हेड से तो हम लोग बहुत सारा उस हेड से माइनस कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से अगर आपको लॉस हुआ स्पेकुलेटिव बिजनेस में, तो आप दूसरे बिजनेस से उसको लेस नहीं कर सकते, वो बस स्पेकुलेटिव से हो, है ना। देखिए ना, और फिर कितना साल तक कोई किसी भी लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे बिजनेस लॉस वाला हम लोग देखिए मेनली 8 साल तक, लेकिन स्पेकुलेटिव वाला 4 साल तक, है ना। कैपिटल गेन वाला भी कितना था, क्या साल, 8। कैपिटल वाला 8 था, मीनिंग फ्रॉम रेस और 16 साल था, है ना। हां ठीक है, फिर हाउस प्रॉपर्टी का कितना 8 साल, ठीक है। लेकिन आपका डेप्रिसिएशन के कारण है, अनलिमिटेड डेप्रिसिएशन है, ये सब तो उसके लिए कितना है अनलिमिटेड, आगे कितना ही बढ़ता है। इस तरह फैमिली प्लानिंग वाला भी होता देखे थे, वो भी अनलिमिटेड डेप्रिसिएशन जैसा ही ट्रीट होता है, मतलब अनलिमिटेड ईयर्स के लिए वो आप आगे बढ़ा सकते हैं जब तक आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हो जाए लेस कर। तो मेनली इसमें हम लोग देखें कि उसी हेड से ज्यादातर माइनस हो जाएगा लॉस आपका, और अगर उस साल दूसरे हेड में भी है तो उससे भी अलाउड है ना। एक्सेप्शन भी है इसका, लेकिन अलाउड है। और उस साल अगर नहीं हुआ तो अगले साल तो बस उसी हेड से हो रहा है ना, अगले साल उसी। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे डेप्रिसिएशन को फिर हम लोग नहीं मानते बिजनेस वाला, तो उसको दूसरे हेड से भी हम लोग माइनस, है ना। ठीक है, और इसमें भी एक्सेप्शन है। सब हम लोग देखिए हाउस प्रॉपर्टी को लेके उसका लॉस लिमिट क्या है, ठीक है, 2 लाख तक सेट ऑफ कर सकते हैं अदर हेड से उस साल में, है ना।